लेकिन हर चुनाव के पहले इन मर्यादाओं को खुद नेता तार तार करने पर उतारू हो जाते हैं। और आज जवाब तो देना होगा में चर्चा उस भाषा की हम करने वाले हैं जिसकी मर्यादा धीरे धीरे सारी राजनीतिक पार्टियां खोती जा रही हैं। जीत के लिए हर पार्टी किसी भी मर्यादा को लांघने के लिए तैयार है। ये हो क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये हार का डर है, ये भी सवाल। एक दूसरे से नफरत है या फिर कुछ और है। 2 दिन पहले अल्पसंख्यक अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तल्ख तेवर वाला भाषण दिया। उनके निशाने पर हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष और 2019 में बीजेपी को हराने का दावा करने वाले राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो जरा हम आपको एक बार सुनवाते हैं। और इसे सुनने के बाद आप ये सोचिएगा कि क्या एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के भाषण में इस तरह के शब्द शामिल होने चाहिए। मैं आपको उनका कैरेक्टर बताता हूं, आप समझिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से 5 साल से लड़ रहा हूं, समझ गया हूं। आप एक बात करो, और मैं किसी भी बीजेपी के किसी भी नेता से गडकरी से किसी से नहीं कह देता हूं। आप एक बात करो, नरेंद्र मोदी जी को मेरे साथ स्टेज पे खड़ा कर दो, मेरे साथ 10 मिनट स्टेज पे खड़ा कर दो, डिबेट करा दो। आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी पे, राफेल मामले पे डिबेट करा दो। मैं पता भाग जाएगा। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है। मैं इसको पहचान गया हूं, ये डरता है। जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है कहता मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहेगा। चाहे ये आप एक बात समझो, अच्छी तरह समझो, आपके सामने जो लोग खड़े हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सावरकर हो, ये डरपोक लोग हैं। और जिस दिन हम एक साथ खड़े हो गए, ये भागेंगे। और कांग्रेस पार्टी अब खड़ी हो गई है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है आओ भैया अब दिखाएंगे तुम्हें, आ जाओ। तो ये सुना आपने, ये राहुल गांधी की भाषा थी। राहुल के इस हमले को अमेरिका से इलाज कराकर लौटे अरुण जेटली ने मोदी सरकार से डर बताया और ट्विटर पर राहुल के ऊपर जमकर प्रहार किया और उन्हें झूठा तक कह डाला। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अगर हम राफेल पर राहुल गांधी के 2 भाषणों का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो राहुल का भाषण प्रधानमंत्री से ईर्ष्या और निजी घृणा पर आधारित है। एक असफल छात्र हमेशा क्लास के टॉपर से नफरत करता है। क्या सच में राहुल गांधी मोदी से नफरत करते हैं? ये जवाब हम कांग्रेस प्रवक्ता से लेंगे। ये अरुण जेटली का जवाब ट्विटर के जरिए आया। लेकिन केवल राहुल गांधी इस कड़ी में नहीं है। बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी भी अपनी भाषा की मर्यादा को तोड़ गए। उन्होंने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की तरह ना लेकर, यानी कि एक हेल्दी कंपटीशन की तरह ना लेकर, उनके लिए आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में होती हैं तो जीन्स पहनती हैं, लेकिन जब जनता के बीच जाती हैं तो साड़ी पहन लेती हैं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं बस्ती बाहर जवाब दूं। और प्रियंका गांधी भाजपा के लिए और मेरे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, वो कांग्रेस के लिए मुद्दा हो सकती है। मैंने ये कहा कि नहीं, राहुल फेल है तो प्रियंका भी फेल है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं पूरे दुनिया में कितना छापेमारी हो रही, कितनी प्रॉपर्टी मिल रही है। वो कोई विषय नहीं है, सबको पता है। जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं तो जीन्स और टॉप में रहती हैं, और जब क्षेत्र में आती हैं तो साड़ी और सिंदूर लगा करके। और अब ये मर्यादाएं टूट क्यों रही हैं? साफ नजर आता है डर है, वोटर्स की नजर में खुद को ऊंचा, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। तो जवाब तो देना होगा में आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस कि क्या प्रियंका गांधी से डरकर बीजेपी नेता उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, और क्या पीएम मोदी के कद से डरकर राहुल
उनके लिए तीखे और तल्ख शब्दों का अमर्यादित इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यही है कि 2019 की राजनीति में कौन किससे डर रहा है, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रामन मलिक मौजूद हैं। इसके साथ ही सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हैं। राजकुमार भाटी साहब एसपी के स्पोक्स पर्सन, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, और साथ ही मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और जवाब तो देना होगा। मैं इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे फौरन, आप कहीं मत जाइएगा। नेता अलग अलग मंचों से इस्तेमाल करते हैं और सवाल यह है कि क्या कोशिश 2019 को साधने की है इसी तरह की भाषा के जरिए। मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ है। एक बार फिर से आपको बता दूं, रमन मलिक साहब हमारे साथ हैं, साथ ही सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, राजकुमार भाटी साहब एसपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, और मनीष अवस्थी जी चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज हमारे साथ स्टूडियो में एनालिसिस के लिए मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है कि क्या राहुल गांधी गालियों की सियासत करके 2019 को जीतने की तैयारी में है? अब क्या लगता है इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है? पूर्णिमा जी, मुझे आपके शब्दों पर आपत्ति है। राहुल गांधी का कोई एक शब्द बताइए जो गाली की परिभाषा में आता हो, अब मर्यादा की अमर्यादित आचरण की परिभाषा में आता हो, या उन्होंने जो आपने भाषण सुनाया उसमें ऐसी कोई बात हो जो आपत्तिजनक हो, तो आप उसके बाद उसको कह सकती हैं। आप हमारे बाकी नेताओं के लिए कह सकती हैं, उन्होंने कहा तो हमने उनके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन अगर राहुल गांधी के ऊपर आप इस तरीके की बात करेंगी तो निश्चित तौर पर आपके पास जो भी पीसीआर से आई हो या जो भी आपका ये जो लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों ने लिखा है जो शायद हिंदी नहीं जानते होंगे। अच्छा, और हिंदी जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए जवाब देना बड़ा ही विकृत मानसिकता का एक परिचय हो जाता है। बहुत स्पष्ट बात है। तो मैं बहुत पिन पॉइंट कह रहा हूं कि राहुल गांधी का एक भी गाली वाला भाषण। सुरेंद्र राजपूत, थोड़ा सा आप इस वक्त जो आपने अपना पहला रिएक्शन दिया, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी हंसी उस पर एक तो आई क्योंकि आपने दूसरों की हिंदी की भाषा पर सवाल उठा दिया, लेकिन आपको अपने बाकी नेताओं की भाषा पर भी आपत्ति है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी को भाई आप कैसे कर सकते हैं? सर, आपके नंबर कट जाएंगे। राहुल गांधी के लिए आप कह देंगे कि हाँ उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। आपको लगता है कि किसी को चोट देना गलत नहीं? अपनी मर्यादा में मिनट रुकिएगा पूर्णिमा जी, अपनी मर्यादा में रहे। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अपनी मर्यादा में रहे। आप गाली वाला भाषण मर्यादा की एक्चुअली में लाइन आप लोग डिसाइड करेंगे जी, और मेरे नंबर की चिंता मोदी को सुन लीजिए, इंडिविजुअली गाली दीजिए। आप मत मुझे साहब आप तेज मत आइए। आप नहीं सुरेंद्र राजपूत, दिक्कत ये है ना कि आप लोग सुनते रहिए, चिंता न करें, वरना अभी इसका हीटर होने की जरूरत नहीं। अभी बहुत वक्त बचा है सर, हीटर लीजिएगा तब। अरे रुकिए, कैसे कह दिया कि मुझे अपने नंबरों की चिंता है? जाहिर बात है, आप राहुल गांधी के बारे में कभी नहीं सुनते जब आप डिबेट में बैठते हैं। बाकी लोगों के बारे में आपके चैनल पर जी, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इस तरीके की अभद्र भाषा सुनने का मैं आदी नहीं हूं कि मुझे नंबरों की चिंता हो गई। आप मुझे जानती है, लगता है आप मुझे जानती है कि मुझे नंबरों की चिंता है या नहीं? सुरेंद्र राजपूत, क्या जानती है आप मेरे बारे में? आपको चुप गई बात मेरी, दिख रहा है मुझे वो। मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर आपको मोदी के लिए जी बिल्कुल मुझे नंबरों की चिंता नहीं है, और मुझे आप जैसे महान एंकरों की भी परवाह नहीं है। सर, आपको पता है अभी कांग्रेस पार्टी को किसी की परवाह नहीं, अभी कांग्रेस पार्टी को किसी की परवाह नहीं है। सिर्फ 2019 का चुनाव नहीं, कांग्रेस पार्टी को पूरी परवाह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस तरीके की अभद्र भाषा की परवाह नहीं है जो कहे कि आपके नंबर कट रहे हैं, जो कहे राहुल गांधी गाली दे रहे हैं। थोड़ा सा शांत हो जाइए। ऐसे महान एंकरों की परवाह नहीं है। राजपूत, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सुनिएगा। पहले अपने सुरेंद्र राजपूत सुनिएगा, ये आप एक तो हाथ नीचे करके मत बात कीजिए सर, आप एकदम तेवर आपके तल्ख हो जाते हैं, आप सुनते नहीं है। थोड़ा संयम रखिए, बोल रहे बिल्कुल आप सुनिए ना। मुझे ये कहेंगे कि मुझे नंबर कट रहे हैं, हाउ डेयर यू कैन से कि मेरे नंबर कट रहे हैं। वो आपको चुप गई बात मुझे पता चल रहा है, मेरे नंबर वो मुझे पता लगा है आपको चुप गई। खैर, आपके पर्सनल उसके लिए यहाँ पर टाइम नहीं है। सुरेंद्र राजपूत एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहते हैं तो आपको अगर इंडिविजुअल की चिंता नहीं है तो कम से कम पद की गरिमा राहुल गांधी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे?
पद की गरिमा को बरकरार रखेंगे राहुल गांधी या नहीं करेंगे? आप किसी नेता की बात और नहीं कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो इस देश का प्रधानमंत्री है, और आप नकार नहीं सकते। जनता ने चुना है उसे। मैं जवाब जी दीजिए। मैं जवाब दूं जी। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री पद को सबसे पहले चोर भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने कहा। प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, वो भी राज्यसभा में। जब उन्होंने मर्यादाएं तोड़ी तो उसके बाद मर्यादाएं टूटेंगी, नंबर 1। नंबर 2, रही बात राहुल गांधी ने बिल्कुल राफेल की चोरी पर उनको चोर कहा, चौकीदार को चोर कहा, आगे भी कहेंगे। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि उन्हीं प्रधानमंत्री के ने जब हमारी सोनिया गांधी जी को शंकर गाय और उनके बच्चे को जर्सी गाय, सोनिया जी को और शंकर बछड़ा और राहुल गांधी जी को कहा था, तब आपके मुंह में दही जम गई थी? आपने तब तो कोई क्या नाम बहस नहीं की पूर्णिमा जी? अच्छा, आपने तब भी कोई बहस नहीं की जब उन्होंने सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था? सुरेंद्र आपने नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी का सुन लीजिए ना। तो टंचमार आपके नेता ने कहा किसी महिला के लिए, और आप यहाँ पर टीवी डिबेट पर बैठकर ये कह रहे हैं कि मेरे मुंह में दही जम गई। आपने इससे पहले कितने मेरे डिस्कशन सुने? आपने इससे पहले आप इस बात का प्रूफ दीजिए कि मैंने इस बात पे चर्चा नहीं की कि बीजेपी के किसी नेता ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया हो और मैंने सवाल ना पूछा हो। बताइए आप मुझे। मैं बताता हूं। बताइए कब मैंने इस बात पे डिस्कस नहीं किया? हाँ, मैं बताता हूं। और आपको क्या लगता है कि अगर दूसरा गंदी भाषा का इस्तेमाल करेगा तो आप लोग करेंगे, हमाम में सब नंगे होके चलेंगे? आपको लगता है कि आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है? निश्चित बीजेपी से कौन सवाल नहीं पूछता है? आप पहले अपनी पार्टी का तो जवाब दीजिए। वो डिबेट सुन लीजिए पूर्णिमा जी। अरे अब पूर्णिमा जी सुनिए ना। आप कैसे सुनो? अभी तो आपने कहा मेरे मुंह में दही जमी हुई है। जर्सी गाय आपको मेरी बातें सुनाई पड़ पूर्णिमा रही जी है। ने अगर डिबेट की होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लाइए ना जी, बिल्कुल लाइए वो डिबेट, दीजिए मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बड़ी बड़ी बातें डिबेट की हो, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। मुझे परेशानी नहीं होगी। बहुत इम्पोर्टेंट विषय से मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बहुत इम्पोर्टेंट विषय से वो डिबेट आप इस वक्त कुछ और बातें निकाल के समय जाया कर रहे हैं मेरा, इस डिबेट का और बाकी के उन पैनलिस्ट का जो यहाँ पर बैठे एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मैं आपसे यहाँ पर पर्सनल गेम खेलने के लिए नहीं आई हूँ सर, आपसे प्रूफ करने के लिए यहाँ पर बैठी रही हूँ। मैं खेलने के लिए आई है जिस चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बिहेव योरसेल्फ। नंबर कट जाएंगे। बिहेव योरसेल्फ सर। यू आर नॉट द बिहेव जो मेरे नंबर बढ़ा सके या घटा सके। अथॉरिटी आई एम सेइंग बिहेव योरसेल्फ पूर्णिमा जी, बिहेव योरसेल्फ पूर्णिमा जी। रमन मलिक, दिस इज आई एम वार्निंग यू, बिहेव योरसेल्फ। मेरा नंबर कम करने वाली आपकी हैसियत नहीं है। ठीक, आपकी ये वार्निंग को चेतावनी समझा जाए या आप धमकी कह दे रहे हैं? मैं चेतावनी दे रहा हूं साहब, धमकी देने की स्थिति में मैं नहीं हूं। चैनल वाले आप लोग हैं, कल की डेट में मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। हम तो बहुत डर करके बोलने वाले। अगर आप मेरे नंबर कम करने की स्थिति में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बता रही है कि एक महिला एंकर के साथ कितनी संजीदगी और शालीनता से बात की जानी चाहिए। मनीष साहब, आपके भी तेवर और आपकी महिला एंकर के तेवर ये बता रहे हैं कि किसी के भी वो नंबर कम कर देंगी और किसी को भी पार्टी से निकलवा देंगी। ये आपने नहीं सुना? तालियां बजाती हूँ, किसी के भी नंबर कम कर देंगी वो। अब आपको मनीष अवस्थी से उनसे भी प्रॉब्लम होने लगी है, जो यहाँ पर चीफ पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर बैठे और उन्होंने मुझे मनीष जी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मनीष जी का भी और आपका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। अभी तो उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ मनीष जी का और आपका भी, लेकिन कोई आदमी मेरे नंबर कम करेगा तो निश्चित तौर पर मुझे तकलीफ होगी। जा नहीं सकती। सुन रहे हैं आप सर, आप जहां तक जा रहे हैं मैं वहां तक जा नहीं सकती, और इसी को संस्कार कहते हैं सर। मैं पूर्णिमा जी बहुत बड़े इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार मुझे पता है, और संस्कार के लिए बुलाया हुआ रमन मलिक साहब, मेरा सवाल आप यहाँ पर बैठकर बात कर रही हैं तो उसको भी सुन लीजिए। आपके ऊपर जाया हो चुका है, बहुत सारी बातें आप मुद्दे की बात करेंगे नहीं, बाकी सारी बातें करेंगे। ठीक, बोलिए सर। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं आज ये जरूर बोलूंगा कि एक काला दिवस है जब एक एंकर और एक एडिटर की स्पीच को
या उनके शब्दों को आपने अगर काउंटर नहीं कर सकते तो उसको अभद्रता से दबाने की कोशिश करी जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है। आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कपिल सिब्बल जी ने करी है उसमें भी उन्होंने ऑफिसर्स को, कैट के ऑफिसर्स को धमकी दी है, जैसे आनंद शर्मा जी ने दी थी। उससे पहले ये सारे गैंग ने इकट्ठे होकर महाभियोग का धमकी चीफ जस्टिस को दी थी। तो ये जो बार बार एक नपुंसकता का एक मानसिकता के साथ ये लोग धमकियों पे आ गए हैं, ये दिखाता है कि अंदर से बौखलाहट कितनी है। दूसरी चीज, आज जो ये बात हो रही है स्टैंडर्ड ऑफ टॉक, मैं आज आपके चैनल पे बोलता हूं और आज बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो मौत का सौदागर आ गया है ना, मौत का सौदागर जिसको बोला था उसने मौत का सौदागर बन गया करप्शन पे, नेपोटिज्म पे, हरामखोरी पे। हरामखोरी किसकी? कि रमन साहब, आपसे भी आग्रह है कि शब्दों की शालीनता बनाए रखें, ऐसे कोई भी शब्दों का प्रयोग ना करें। आप राष्ट्रीय चैनल पर हैं। टैक्स पेयर के पैसे खाने के लिए उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई है। आज ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि एक गरीब आदमी बन कैसे गया प्रधानमंत्री और 5 साल चल गया। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई है कि एक साधारण मनुष्य को रमन मलिक साहब, मुझे एक बात बताइए, ये क्यों ना कहा जाए कि बीजेपी का भी योगदान कोई कम नहीं रहा है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने में, खासतौर से जब चुनावी माहौल होता है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा सुरेंद्र राजपूत, इतनी हंसी किस बात की? मतलब कोई बोले तो आपको हंसी आती है, कोई सवाल पूछे तो उस पर आप अलग भाषा, अलग तेवर, अलग तलखी में चले जाते हैं। साहब मैं आज पूछता हूं ना, ये मौत का सौदागर जिसको बोला था, रमन मलिक, मैं ये पूछ रही हूं कि क्यों ना कहा जाए कि बीजेपी का योगदान भी कोई कम नहीं रहा है इस तरह की भाषा में। उसने पूर्व प्रैक्टिस जो थी इंडियन डेमोक्रेसी में वो खत्म कर दी। नहीं तो बीजेपी के नेताओं ले आया, बीजेपी के नेताओं को कोई क्लीन चिट थोड़ा ही है सर, उसको 100 पैसे बना दिया। रमन मलिक आप सुन रहे रमन हैं? साहब, आप भी याद करिए विदेशी मूल के मुद्दे को आप लोगों ने कितना भुनाया था। बात करता है उसकी रचना करता हूं। अगर कोई भी इस तरीके की भाषा होती है, नरेंद्र मोदी जी की भर्त्सना करेंगे जिन्होंने जर्सी गाय और शंकर बछड़ा कहा था। व्यक्ति को ये आभास नहीं है, जो आभास नहीं है। एक में मेरी बात सुनिए, आप बहुत देर राजपूत जी बोल चुके थे, सुनिए बात। मेरे को ये बताइए कि जिस व्यक्ति को यही आभास नहीं था यूपीए 2 के दौरान कि प्रधानमंत्री देश का होता है, कैबिनेट देश की होती है, लोकतंत्र से चुनी होती है, उनके कहे हुए दस्तावेजों को ऐसे फाड़ के फेंका था। और वो आज के प्रधानमंत्री को करेगा जिसको उसने नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे गुर्गे छेड़े। रमन मलिक मुझे एक बात बताइए, रमन मलिक, शशि थरूर, रमन मलिक मुझे एक बात बताइए, बीजेपी ये बताएगी कि प्रियंका गांधी को कहां जीन्स पहननी है और कहां पर साड़ी? बीजेपी बताएगी? पूर्णिमा जी, एक महिला या एक पुरुष या एक ट्रांसजेंडर, तीनों लिंग, उनमें से जो कोई जो जहां कुछ पहनना चाहता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप वैसे पूरा समय, आज तक कभी इन्होंने जब रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया रमन मलिक, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये अपॉइंटमेंट के बाद रमन मलिक, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। एक मिनट बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब। अब वो सावित्री बन के जा रही है। जवाब आप जीन्स पहनिए, बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो आप क्या करेंगे? पहनना आप पहनिए। आप हरीश द्विवेदी पर कोई एक्शन लेंगे? लेकिन आप अपने आप हरीश द्विवेदी पर एक्शन लेंगे सर के लिए कि जी आपकी पार्टी एक्शन लेगी? कांग्रेस को तो आप घेरते हैं बहुत कि कांग्रेस जो है किसी तरह की आडंबर कोई कार्रवाई नहीं करती अपने नेताओं पर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं, अमर्यादित बातें कहते हैं। कांग्रेस पर तो आप सवाल खड़े कर लेते हैं। मैं तो सीधे आपसे पूछ रही हूं, हरीश द्विवेदी से सवाल जवाब करेंगे, एक्शन लेगी पार्टी उन पर? देखिए उसमें क्या गलत, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा गलती नहीं करी है। अच्छा, वो वहां वो पहनती सत्यता बोली है, तो यानी कि उसमें कोई गलती तो नहीं करी है ना। यानी कि जो बात अभी सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात है कि आपकी मर्यादा क्या है वो आप लोग डिसाइड कर लेंगे। इतने पे है तो ठीक है, इसके बाद है तो गलत हो गया सर, है ना? कुल मिला के मसला यही है। नहीं, मेरे को आप ये बताइए, अगर आप कल को ये बोलती हैं
कि रमन मलिक आप कहीं पे तो ठीक, रमन मलिक से हमारा कनेक्शन टूट गया है। मैं राजकुमार भाटी साहब आपसे एक रिएक्शन लो उससे पहले मनीष अवस्थी जी, इतनी सारी बातें आपने सुनी और आपने इंटरफेयर भी हालांकि बीच में किया, लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर इस तरह की घटिया गंदा लहजा इस्तेमाल करना, खासतौर से जब चुनाव आसपास होते हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना होता क्या है? इससे वोटर को रिझाने की कोशिश जो होती है, वोटर रिझता तो नहीं होगा इससे, होता है क्या? देखिए पूर्णिमा, मुझे जो लगता है और आज तक मैंने जो परंपरा देखी है उसके तहत इस तरह से भाषा का जो जंजाल होता है ये केवल हवाई होता है और इससे पैदा होने वाली जो बहस होती है वो बेनतीजा होती है। ये केवल एक चुनाव में माहौल तैयार करने का एक जरिया सा बन गया है। अब जहां तक बात की जाए, ना तो भाषा पे कोई सीमा है, न मर्यादा है, न नियंत्रण है, और उससे ऊपर अगर हम राजनेताओं को देखें तो इस बात का अफसोस भी नहीं कि वो ये सब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आज आप नेताओं के भाषण को सुने तो पहले ये होता था कामकाज का लेखा जोखा, कामकाज का ब्यौरा दिया जाता था। इन दिनों तो ऐसा लगता है जैसे जुबान से जहर का रिसाव हो रहा है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थायी तौर पर सारे राजनीतिक दलों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक कैंपेन का स्थायी तरीका सा बन गया है, जो कि अपने आप में सबको सोचना होगा कि आखिर हम जनता के बीच, वोटरों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि वोटर परेशान है, वो दुविधा में है। वो ये नहीं जानता कि नेताओं के इस तरह के जहरीले बोल आखिर कहां ले जाकर खड़ा करेंगे। वोटर कराह रहा है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि वोटर को भी इसका जवाब देना चाहिए, एंटरटेन नहीं करना चाहिए इस तरह की भाषा को? कोई इस तरह ऐसी गंदी भाषा बोले तो उसको कहीं इंपॉर्टेंस ना मिले। पूर्णिमा देखिए, ये जो चल रहा है ये लगातार पिछले 5 सालों से चल रहा है। हालांकि इसके पहले भी चल रहा था, लेकिन हम मौजूदा दौर की बात करें इस सरकार की तो ये तीव्र ज्यादा हो गया, ये राफेल के बाद और लगातार जो एक एक कैंपेन के जो तरीके बदल रहे हैं उसमें। लेकिन वोटर के जवाब देने का जब मौका आता है तो उस गरीब वोटर के पास केवल एक उसका मत है और वो मत 5 साल में एक बार आता है। तो मेरे ख्याल से हमें इंतजार करना होगा उस वोटर के मत का, जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा और बताएगा उसने पसंद किया या नापसंद। लेकिन तू डाल तो मैं पात, ये जो देखा देखी राजनीतिक दलों में चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है, लोकतंत्र से बिल्कुल विपरीत है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना। तू तड़ाक, भाग जाएगा, पद की गरिमा न बने रहना। राजकुमार भाटी साहब, लोकतंत्र में शब्दों की मर्यादा क्या अनिवार्य नहीं है? और इससे आप अपनी पार्टी को अलग मत रखिएगा जब मैं ये कह रही हूं, क्योंकि क्या होता है कि नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्या सोच के करते हैं, उन्हें क्या फायदा मिलेगा, इस समझ से बहुत परे है। लेकिन चुनाव जब आता है तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, गाली गलौज, निजी कटाक्ष करना, ये सब बहुत आम हो जाता है। नहीं, मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये आपकी चिंता बिल्कुल सही है, राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए, भाषा का एक स्तर होना चाहिए और ये सभी पार्टियों पर लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सत्तारूढ़ पार्टी से हम शिकायत करते रहे, हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, हमें अपनी मर्यादा भी बना के रखनी चाहिए और ये हमें खुद ही तय करना है। लेकिन मैं एक बात से सुरेंद्र राजपूत जी की से सहमत हूं, मैंने भी बहुत गौर से सुना है। जो राहुल गांधी जी का भाषण है उसमें वो एक वचन में बात कर रहे हैं कि भाग जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसे गाली कह सकें या जिसे अमर्यादित कह सकें। अब ये एक वचन का जो ये तो संस्कृति है, अपने अपने संस्कार हैं, अपनी भाषा का तरीका है, व्याकरण है। हमारे गांवों में जहां हम रहते हैं वहां पिता से भी तू तड़ाक में बात की जाती है, तू खाना खाएगा, लेकिन सम्मान होता है, ऐसा नहीं है कि उनका सम्मान नहीं है। तो ये तो भाषा की व्याकरण की बात होगी। लेकिन माननीय मोदी जी का कल का आप भाषण सुने, उन्होंने क्या शब्द प्रयोग करे? रॉबर्ट वाड्रा के साले साहब दीदी की धुन पर मस्त हैं। ये कौन सी भाषा का मर्यादा है, कौन सा स्तर है? अभी थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ में भाषण देकर आए थे मोदी जी का, मुझे भाषण याद है अच्छी तरह। पहले दिन राहुल गांधी ने कहा था कि यहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, अगले दिन नरेंद्र मोदी जी वहीं भाषण दे रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं क्या तुम्हारी नानी यहां पानी के पाइप लगा गई थी? ये एक प्रधानमंत्री से ये इस भाषा में भाषण सुना जाए तो कितना बुरा लगता होगा देशवासियों को। तीसरी बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो आपने सवाल उठाया, कोई वोटर इससे खुश नहीं होता है, कोई नागरिक खुश नहीं होता है, इससे वोट कटते हैं, बढ़ते नहीं है। ये हर बोलने वाले को ध्यान रखना चाहिए। जितना आप बदजुबानी करते हैं, बदमिजाजी दिखाते हैं, उससे लोग नाराज होते हैं। लोग शालीन भाषा चाहते हैं, सब भाषा चाहते हैं। आप आइकॉन हैं, नेताओं की तरफ पूरा देश देखता है।
अगर आप अच्छे शब्द प्रयोग नहीं करेंगे तो लोगों को बुरा लगता है, उनको सदमा पहुंचता है। अच्छा, लेकिन और मैं लास्ट बात कह दूं, आखिरी बात, और मैं लास्ट बात कह दूं, आखिरी बात, पहले प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके शब्द लोकसभा की कार्रवाई से निकालने पड़े हैं, वो उनके, और वो जितना भाषा का मर्यादा स्तर गिराते हैं उतना कोई दूसरा नेता नहीं गिराता। और इनके बाकी नेताओं का तो कहना ही क्या, हरीश द्विवेदी कह रहे हैं जींस टॉप, मुझे लगता है हरीश द्विवेदी की कोई बेटी नहीं होगी, अगर बेटी होती तो ये दिमाग में रहता कि मेरी बेटी भी जींस और टॉप पहनती है, ये कोई गुनाह होगा क्या? ये बेटियों के लिए अपमानजनक नहीं है ऐसा कहना? मनीष अवस्थी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उसमें एक चीज और एड ऑन, जो राजकुमार भाटी जी ने कहा, कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद की गरिमा होती है, उसकी मर्यादा होती है, क्या उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित है? मतलब गाली नहीं हुई या फिर अमर्यादित, वो एक अलग कैटेगरी में कह रही हूं कि सबने अपनी अपनी कैटेगरीज डिफाइन कर रखी हैं, लेकिन कोई संवैधानिक पद पर बैठा है, उसके साथ भी इस तरह की भाषा तो नहीं इस्तेमाल की जा सकती ना? मेरे ख्याल से ऐसा कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। और जहां तक पूर्णिमा, मैं भाटी साहब की बात सुन रहा था, भाटी साहब आप कह रहे थे कि इस तरह की भाषा से वोटर नाखुश होता है, नाराज होता है और वो बता देता है। लेकिन रमन साहब की अगर बात माने तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था जो मैं नहीं कर सकता, मुझे भी उससे बीजेपी को फायदा हुआ, वो ये मानते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो एक आम आदमी की तरह भावना व्यक्त कर रहा हूं अपनी, कोई खुश नहीं होता इससे, हमें लोग रिएक्ट करते हैं क्योंकि मैं खाली चैनलों पे ही नहीं बैठता हूं, मैं जनता के बीच में भी रहता हूं। मैं आज भी एक मीटिंग करके आया हूं गांव से, लोग लगातार टच में रहते हैं, प्रवक्ताओं के ऊपर भी लोग टिप्पणी करते हैं, फला प्रवक्ता बहुत गलत बोलता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत उल्टी सीधी बात, एंकर्स के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं लोग, जो शालीनता के साथ डिबेट चलाते हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे एंकर हो, उन्हीं को पसंद करते हैं। लेकिन उस लाइव डेमो पे तो आपने राजकुमार भाटी साहब कुछ नहीं कहा, सुरेंद्र राजपूत की आपको एक बात बड़ी सही लगी थी, लेकिन बाकी की बातें आप कह रहे हैं टिप्पणी और एंकर पर टिप्पणी, उस पर सारी टिप्पणी आपने करी दी थी। नहीं, एक बात कह रही हूँ, मतलब इस तरह की भाषा लगातार मैं भी ज्यादा उत्तेजित हो गए, मुझे लगता है मुझे भी अच्छा नहीं लगा, वो ज्यादा किसी और बात पर हो गए होंगे। नहीं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं चर्चा करने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैंने आपसे ये कहा, और मैं यहाँ पर इस डिबेट में ये बात कह रही हूँ कि अगर मैंने आपसे कहा कि आपके नंबर कट जाएंगे, मैंने कोई आपके ऊपर अभद्र भाषा तो नहीं बोली, मैंने कोई व्यक्तिगत आपके ऊपर कटाक्ष तो किया नहीं, और आप इतने उत्तेजित हो गए सर कि मतलब कोई कंट्रोल नहीं। आपने लाइव डेमो दे दिया इस चीज का, पता है, लाइव डेमो दिया आपने। पूर्णिमा जी, मैं बोलूं? जी जी, दो बातें। पहली चीज, मनीष भाई से और राजकुमार भाटी जी से मैं 100% सहमत हूं, कोई इसमें मेरे को वो नहीं है, और मेरे किसी शब्द से आपको अगर कहीं कोई दुख पहुंचा हो तो मैं करबद्ध क्षमा चाह रहा हूं, मैं ये सब नहीं करता हूं। दो बातें आपने बड़ी स्पष्ट है। पहली बात, जो आपने राहुल गांधी जी का भाषण चलाया और उसके बाद राहुल गांधी ने को कहा आपने कि उन्होंने गाली दी, उस पर मेरी आपत्ति थी। उसकी आपत्ति को मैंने फिर आपने उसी बात को लेकर के कंटिन्यूएशन में इन जनरल कॉन्टेक्स्ट ये डिस्कशन हो रहा है कि गाली, अमर्यादित भाषा एक मिनट और कोई दायरा ना रहना। अलाउ मी टू स्पीक नाउ। नहीं, अब अलाउड यू इनफ, अलाउ मी टू, अलाउ मी टू। मैं ये कह रही हूँ सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं ये कह रही हूँ थोड़ा सा राहुल, मैं कह रही हूँ राहुल गांधी इज नॉट द सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सर, नॉट ओनली जस्ट राहुल गांधी। बात यहाँ पर नेताओं की बयानबाजी की हो रही है। जब आप इस तरह की बात करेंगे सर, तो मुझे तो संजय निरुपम याद आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि मनीष अवस्थी साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं, मुझे आपके एक नेता नहीं है ना सर। अगर मैं अपोलोजेटिक हूं तो आपके अपने शब्दों को भी ध्यान रखना चाहिए ना। आपने आज राहुल गांधी को कहा उन्होंने गाली दी, आप मेरी बात समझिए। मैंने कहा मनीष भाई से और आपसे अगर कोई दिक्कत है तो मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, लेकिन आपने दो चीजें की, राहुल गांधी ने उस भाषण में गाली दी तो मैंने कहा दिखा दीजिए कहां गाली दी। दूसरी बात मैंने कही, जब आपने कहा उसी कंटिन्यूएशन में कि आपके नंबर कम हो रहे हैं, तो मैंने कहा आप कौन है भाई मेरे नंबर बढ़ाने और ज्यादा कम करने वाली। तो अगर उसके बाद भी आपको कहीं कोई दिक्कत है, आपत्ति है, तो मैं खेद भी व्यक्त करता हूं और हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगता हूं। महिला और पुरुष एंकर की बात नहीं थी मनीष भाई, आपकी एक एक शब्द से मैं सहमत हूं। अभद्र शब्दों का कोई भी शख्स समर्थन नहीं करता और नहीं जनता में अच्छे जाते हैं, लेकिन एंकर महोदय को कम से कम मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो भी शख्स आता है वो अपने नंबर बढ़ाने या घटाने नहीं आता। 2019 में डर लग रहा है। मणिशंकर अय्यर को आप क्या कहेंगे? हमने पार्टी से निकाल दिया था
संजय निरुपम को क्या किया था? पार्टी से निकाल दिया। संजय निरुपम को क्या किया था? और आगे निरुपम पर कोई एक्शन लिया था संजय निरुपम इलेक्शन से ठीक पहले का, तो वो भी वाकया है ना सर? जी बिल्कुल, उनसे भी हमने, और वो भी तभी हुआ था जब राहुल गांधी मुंबई के दौरे पर थे। मैं आपको एक नहीं, ऐसे तो एक बात नहीं मनीष जी, मैं 1000 बता दूंगा। मेरे को भाजपा का ये बताने में दिक्कत नहीं है, वो तो अभी राजकुमार भाटी साहब ने बता दिया। लेकिन क्या मेरे सम्मानित चैनल वालों की एक भी कभी किसी वक्त हुआ हो कि जब सोनिया गांधी जी को उन्होंने जर्सी गाय कहा और राहुल गांधी जी को शंकर बछड़ा कहा, तो मुझे एक डिबेट आप लोग दिखा दीजिए कि उस वक्त अगर किसी ने कहा होता तो निश्चित तौर पर जिसको आप कहते, मैं उसको पार्टी से निकलवाने की संस्तुति करने का प्रयास करता। सुरेंद्र जी, ये तो हम आर्काइव से पता करके आपको बता देंगे। कबड्डी चल रही है एक दूसरे के सामने की, ये आर्काइव से निकलवा के पता करके आपको इसकी सूचना भी दे दी जाएगी। लेकिन आज जो मुद्दा है, उस मुद्दे के आसपास रहते हुए अगर हम चर्चा करें तो वो पोषक होगी और स्वस्थ होगी। जी ठीक, सवाल निश्चित तौर पर सहमत हूं आपसे। नहीं 100% सहमत हूं। ठीक सर, सहमत भी है, अगर सहमत भी हैं, लेकिन उस तरह की बयानबाजी तो फिर भी जारी है ना। एक आउट ऑफ मर्यादा हर नेता खड़े होकर बात करने लगता है। रमन मलिक साहब, आप बात कह रहे थे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। मैं ये सवाल लगातार पूछ रही हूं कि ये क्यों ना कहा जाए कि बीजेपी का योगदान भी कम नहीं है। जब भी कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछो, वो कहती है कि बीजेपी के नेता भी इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपसे जब बात की जाती है, आप कहते हैं कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कह रही हूं कि सब क्या किसी हेल्दी कंपटीशन में है क्या, कि जितनी घटिया तुम बात करोगे उससे ज्यादा घटिया 4 कदम आके हम बात करेंगे? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि जब आप इलेक्शन में हैं, आपके कुछ लोग जरूर ऊपर नीचे बात करेंगे और उनको इंटरनली जरूर बोला जाता है और उनके साथ बिल्कुल सख्ती से पेश आया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझना चाहूंगा कि मौत के सौदागर, खून की दलाली, इस प्रकार के लफ्जों के बाद आज ये बोलना कि चौकीदार चोर है, चलिए आपने बना लिया एक स्टेटमेंट। आप ये बोले प्रधानमंत्री चोर है, आपने एक व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए चौकीदार बोला और उसको चोर। चौकीदार तो उन्होंने खुद ही कहा अपने लिए, उन्होंने ही नाम दिया है। तो प्रधानमंत्री चोर है, तो आप इस देश के संविधान और 130 करोड़ जनता को गाली देते। सर देखिए, आप जो बोलना चाहें बिल्कुल बोलें। मैं दूसरी बात पूछता हूं, मेरे को स्मरण होता है कि जब आदरणीय रमन जी, अभी आपने नपुंसक बोला, अभी आपने हरामखोर बोला, और तो और किसी चीज को अभी इसी बहस में आपने नपुंसक बोला, हरामखोर। सुरेंद्र राजपूत, अब आप मुझे ये बता दीजिए आपके खिलाफ क्या कार्रवाई? जरूरी नहीं है ना आपको स्पेसिफिक वर्ड बाय वर्ड मेंशन करना। आपत्ति नहीं है, बिना काम करे खाना चाहता है। नहीं सुरेंद्र राजपूत, मुझे आपत्ति है। सुरेंद्र राजपूत, आपत्ति मुझे है। मैं ये कह रही हूँ और रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम ना करें यहाँ पर बैठकर तो बेहतर होगा। एक नारा हुआ करता था, गली गली में शोर है, और कोई एक व्यक्ति का नाम फिर से आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ मैम, अगर इन्होंने रमन जी ने जब किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी देता है। अभी रमन जी ने जो हमें कहा उस पर आपत्ति नहीं थी, आपको मैंने सिर्फ स्मरण कराया, आपत्ति ऑडिट करती है। उससे पहले सीबीआई को और ईडी को किसने धमकी दी? अपना आनंद शर्मा जी ने। उससे पहले महाभियोग लाया गया, कौन लाया? तो ये जो डर के साथ आगे चलते हुए धमकियां देके काम करने का एक प्रकरण बना हुआ है, एक वास्तविकता बनी हुई है, और उसी डर के चलते हुए आप बार बार अपने आप इस समय तो रमन जी उंगली आपकी पार्टी पर उठ रही है। माफ करिए, वो डरा डरा के काम हो रहे हैं आपको। आप अपने भय को एग्जेम्पलीफाई करके जनता के सामने पेश करते हैं कि जी मैं तो डरा हुआ हूं साहब, मैं झूठ का भी साथ लूंगा। मैं ये आपके स्मरण में लाना चाहता हूं कि इसी चैनल की एक पब्लिकेशन ने बहुत स्पष्ट रूप से सामने लेकर आए थे
कि किस प्रकार से एक पेपर की कटिंग जिसके ऊपर आर्टिकल को लेकर चले जा रहे थे उसको दिखाने के लिए, और उसके ऊपर जिस तरीके से इसी चैनल के एक सिस्टर कंसर्न है उस पेपर ने पूरा तथ्य सामने रखा। तो मैं ये पूछना कटा हुआ है नहीं, आपकी आवाज आ रही है हमें रमन मलिक साहब, सुना हमने आपकी पूरी बात, उस पर रिप्लाई करना चाह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, आप कहिए। लेकिन रमन मलिक ये भी ध्यान में रखते हुए कि आप इतने सवाल उठा रहे हैं तो सवाल उठाने के साथ साथ ये भी ख्याल में रखना होगा कि सवाल आपके ऊपर भी हैं, आरोप जिस तरह के लग रहे हैं, और अभी मनीष जी ने जो जिक्र किया कि आरोप तो आपकी पार्टी पर भी है कि डरा धमका कर काम हो रहा है। 4 साल जांच नहीं करते, चुनाव के पहले जांच शुरू हो जाती है, जांच सक्रिय हो जाती है, और ऐसे कई वाक्य हैं जिसको लेकर विपक्ष भी ये कह रहा है कि भाई आप भी डराने की राजनीति कर अपनी नैया पार लगाने के लिए लगे हैं। मनीष जी 10 सेकंड में आपका जवाब दे देता हूं। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहूंगा कि 2014 से 2019 तक कितने चुनाव होते रहे, और हर चुनाव से पहले किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया एक आती थी, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये चुनाव के चलते हमारे साथ करा जा रहा है। ठीक, सुरेंद्र राजपूत। 3 बातें यहां पर बड़ी स्पष्ट है। नंबर 1, हां, हम भारतीय जनता पार्टी के गैर संवैधानिक कार्यों से डरते हैं, क्योंकि ये किसी भी आदमी को बेइज्जत करने के लिए किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, यहां से लेके कलकत्ता तक, वहां से लेके लखनऊ तक और दिल्ली तक, हरियाणा तक, जहां पर भी जिस तरीके से ईडी का एक बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से रात को सीबीआई 2 बजे कूप हो जाता है, 2 बजे रात को, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज 4 सामने आते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और जस्टिस लोया से लेकर के सारी चीजें सामने आती हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अगर संस्थानों का, सार्वजनिक जगहों का और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके प्रतिपक्षियों को हराना, मुझे एक बात बताइए सुरेंद्र राजपूत, तो प्रतिपक्ष एक मत होकर के खड़ा है इसके प्रति। एक चीज बताइए मुझे, और उसके बाद रमन मलिक साहब आप जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत, मुझे एक बात बताइए, जितनी जगह इस वक्त रैलियां कर रहे हैं राहुल गांधी, करने आने वाले समय में और करेंगे, आपकी बाकी के नेता भी जाते हैं, मुझे ये बताइए कि विकास के मुद्दे पर क्यों जनता से सीधे संवाद नहीं होता है? क्यों किसी नेता को आड़े हाथों लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी होती है, विकास के मुद्दे किनारे हो जाते हैं, नीतियों पर बात नहीं होती, फैक्ट्स नहीं रखे जाते, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? आप तो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते ना कि वोटर कहीं से रिझता है, इस बात से आप तो मानते हैं ना कि वोटर नापसंद करता है ऐसी बातों को, तो फिर आप तो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं सर। अब आप जवाब भी तो सुन लीजिए, पूर्णिमा जी जवाब भी तो सुन लीजिए ना, दीजिए ना। कह रहा हूं आपसे, छत्तीसगढ़ की रैली हुई, वहां पर क्या नाम यूनिवर्सल बेसिक स्कीम की बात हुई, ठीक है। उससे पहले हमने क्या नाम मध्य प्रदेश में रैली की, वहां पर हमने किसानों की कर्ज माफी की बात की, और हमने बेरोजगारों को 4000 रुपए रोजगार देने की बात की, वंदे मातरम की बात की, हमने राजस्थान में बात की, किसानों की कर्ज माफी की बात की, और किसानों के लिए आगे हमारा और रोड मैप क्या होगा, नौजवानों के लिए और रोड मैप क्या होगा, ये भी बात की। लेकिन अगर उसके बाद देश की जो ज्वलंत समस्याएं, जिसमें 30,000 करोड़ रुपया एक दिवालिया होने वाले शख्स की जेब में डालने का आरोप है और प्रयास है, अगर हम उनको भी नहीं उठाएंगे, अगर आप पूरा भाषण समग्र रूप से राहुल गांधी जी का देखेंगे तो आपको यह लगेगा सबसे पहले हमारा रोड मैप है, विकास का रोड मैप है, और उसके बाद हमारा प्रतिपक्षियों के ऊपर हमारा प्रतिपक्षियों के ऊपर फिर हमला भी है। आप झूठ बोल रहे हैं, देखिए झूठ और 30,000 करोड़ के राफेल चोरों को हम चोरी नहीं करने देंगे, इस बात को लेकर के हम पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। हम चोरी नहीं करने देंगे। आप नरेंद्र मोदी मत बनिए, आप अमित शाह मत बनिए, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, आप नरेंद्र मोदी मत बनिए। और जिस तरीके से द हिंदू की रिपोर्ट है, द हिंदू की रिपोर्ट है, और अभी आप आइए, अभी तो हिंदू की रिपोर्ट पे आइए, अभी आप डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पे आइए, अभी तो आपके बड़े पर्चे खुलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। रमन मलिक रुकिएगा, अभी आपकी बात समझ में नहीं आएगी। रमन मलिक बात पूरी कर दीजिए, रुकिएगा रमन मलिक नहीं है, लेकिन 30,000 करोड़ के राफेल चोर, तो वो राफेल चोर ही कहा जाएगा।
कम से कम आधा पन्ना तो नहीं दिखाएंगे ना राहुल तो मैं गांधी आपको बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं पूनम जी कि हमारी जी तो जिसका बाप नहीं राहुल गांधी की तरीके से नहीं पन्ना राम ने दिखाया है। और मुझे आज की डेट में आश्चर्य है कि पूनम जी और मनीष जी कि उस आधे पन्ने को राहुल गांधी ने नहीं दिखाया था, उस आधे पन्ने को राम ने दिखाया था, जो पत्रकारिता के पुरोधा हैं, जिनको मैंने और आपने सबने पढ़ करके पत्रकारिता सीखी है। और उसके बाद अगर आपने एनराम का जवाब नहीं सुना हो तो मुझे आश्चर्य है कि आधा पन्ना उन्होंने क्यों दिखाया था। ठीक ठीक है ना। तो राहुल गांधी वहां से आधा पन्ना उठा के, अभी तो और बहुत पन्ने आएंगे। मैं डिरेल नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वक्त वाकई में कम है, लेकिन फिर राहुल गांधी जो है वही आधा पन्ना उठा के एक अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सदन के अंदर, उस पर दिन भर हंगामा होता है। वो सदन जहां पर लोगों के हित की बात होनी चाहिए, जहां पर उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा सत्र भेंट चढ़ जाता है उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हंगामे पर, जहां पर राहुल गांधी आधा पन्ना दिखाते हैं। रुपया नहीं है, जवाब देने का जरूर दीजिएगा टाइम। पूनम जी वो देश का 30,000 करोड़ रुपया नहीं है। आप चाहती हैं कि वो रुपया वापस नहीं आए? आप चाहती हैं कि हम तो चाहते हैं राफेल आए लेकिन सस्ते दाम में आए। पहले तो 30,000 करोड़ की बात नहीं है, सच्चाई है कि 1100 करोड़ रुपया पर। सुरेंद्र जी आप हमारी एंकर का नाम भी भूल गए, आप इतने गुस्से में हैं। जी सर पूर्णिमा जी मुझे खुशी है सर, कम से कम डिबेट के अंत में आते आते आपके चेहरे पर एक मुस्कान आई, कम से कम आपके चेहरे पर मुस्कान आई सर, कम से कम इस बात की खुशी है अंत तक आते आते, वरना तो आप एकदम ऐसा लगता है कि आज आप ये सोच कर आए कि आज मैं लड़ूंगा बैठ के। ऐसा है, अमावस के अंधेरे से बाहर आना है। पूर्णिमा आपको उजाला दिखाना चाह रही थी, आपको वो भी पसंद नहीं आया। सुरेंद्र जी पूर्णिमा जी मैं जवाब दे सकता हूँ? नहीं पूर्णिमा जी उजाला सर हमें तो सब हमें सब पसंद है सर, हमें कोई चीज नापसंद नहीं है। हमें पूर्णिमा जी आपकी एंकरिंग बहुत पसंद है। नहीं सर, लेकिन जो बात इन्होंने कही थी उसका जवाब देना उचित था, शायद हो सकता है शब्द गलत है। बोलिएगा, फिर रमन मलिक जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। पूर्णिमा मैं यही कहना चाहूंगा, पूरा जो सार है, राजनेता बाज नहीं आएंगे। यू आर राइट एंड आई एम करेक्ट की ये राजनीति चलती रहेगी और भाषा का स्तर भी यही बना डेफिनेटली। और उस पर एड ऑन मैं ये कर रही हूँ सर कि मुझे लगता है कि लोगों को बहिष्कार करना चाहिए ऐसे नेताओं का। मैं बार बार और आज मैं इस डिबेट के जरिए भी ये कह रही हूँ कि लोगों को ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। इसीलिए तो नोटा भी है। एग्जैक्टली इसीलिए नोटा, और नोटा का इस्तेमाल लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। 2019 में हो सकता है नोटा का इस्तेमाल और बढ़ जाए। रमन मलिक साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा सर। मेरे को एक बार पूर्णिमा जी जवाब देने जी सर बोलिए, टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं सर बोलिए। हाँ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये पेपरों द्वारा स्टैब्लिश हो चुका है कि ना रफाइल के अंदर कोई पुर्जा कोई कंपनी बना रही है, वो फैल्कन जेट की कॉकपिट बना रही है। ये रिपोर्ट आई थी और 30,000 करोड़ का जो टोटल ऑफसेट है उसमें से सिर्फ 3% है उनके पास। तो सबसे पहले तो ये जानकारी क्लियर कर दूं। दूसरी सबसे बड़ी बात आज के विषय में जब मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि जो एक जिसे बोलते हैं ना धमकाने की राजनीति चालू हो गई है, इम्पीचमेंट नोटिस सीबीआई और आज जिस प्रकार से सीएजी के ऊपर बोला गया है। आदरणीय रमन जी हमने इम्पीचमेंट नोटिस दिया था, हमें गर्व है, हमें कानून सम्मत दिया था। नंबर 2 हम आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि हम गैर कानूनी कोई काम नहीं करते। हम आपकी तरीके से गैर संवैधानिक लोग नहीं है और संघ द्वारा संचालित लोग आप हार रहे हैं। और अभी भी जब आपके विषय के अंदर कोई नहीं बोलता है और आप दूसरे को जवाब करें, हार और जीत आप मजूमी हो गए क्या? जनता तय करेगी। पहला स्कैम पिछले एक साल में छह राज्यों में कौन जीता है, कौन हारा है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रधानमंत्री के नाक के तले हुआ कांग्रेस डिफेंस स्कैम के अंदर चोरी के लिए पक्षधर रहती है। प्रधानमंत्री अभी तक कह रहे थे देश का होता है, अब कहने लगे कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता है। ये है रमन जी की ये रमन जी की क्या नाम मर्यादाएं हैं और ये रमन जी के संविधान की जानकारी। अभी तक कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री। ये इन लोगों की दोनों की स्थिति है। रमन मलिक साहब, सुरेंद्र राजपूत, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। राजकुमार भाटी साहब आपसे एक रिएक्शन और सुप्रीम कोर्ट की 1996 की फाइंडिंग्स के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेताओं की भाषा इस तरीके की होनी चाहिए जब वो किसी मंच पर हों, लोगों को संबोधित कर रहे हो या उनसे संवाद कर रहे हो तो कि वो लोग उनसे प्रेरित हों, ना कि ऐसी भाषा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो छोड़ दीजिए,
आज की भाषा रिजल्ट है कि लोग किस तरीके के नेता बात करते हैं मंच पर खड़े होकर। पूर्णिमा जी, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए कहने की। ये तो खुद हमें अपनी मर्यादा खुद पता होनी चाहिए, हमारे अंदर इतनी सभ्यता होनी चाहिए कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। लेकिन जो मनीष जी ने कहा, मैं उस पर भी थोड़ा रिएक्शन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि सब नेता ऐसे हैं या नेता ऐसे करते हैं। खाली बात नेता की नहीं है, नेता कहीं और से नहीं आते, इसी समाज से आते हैं। आप कई चैनल खोल के देखिए, कई एंकर भी इतनी बदजुबानी करते हैं, तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप सब जनता के प्रतिनिधि हैं, पत्रकार भी समाज का नेता होता है, पत्रकार समाज को दिशा दिखाने वाला होता है, तो पत्रकारों को भी न तो ऐसे विषय उठाने चाहिए। अब कई चैनलों के बारे में क्या कहें, वो ऐसे विषय उठाते हैं जिससे देश टूट सकता है, देश में गृह युद्ध हो सकता है, और फर्जी खबरें चलाते हैं। देखिए भाटी झूठी साहब, खबरें दिखाते हैं। मैं बाकी चैनलों का प्रवक्ता नहीं, लेकिन मैं तो कह सकता हूं, आप ना कहें, मैं कह सकता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप खाली ये आत्मसंतुष्टि मत करिए, खाली नेताओं पर उंगली उठा के। ये समाज में सब जगह खराबियां हैं, ये खराबियां ठीक होने चाहिए। ये सही बात है, नेताओं को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, सबसे ज्यादा मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, सवाल हमारा यही था आज, हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नफरत की भाषा जरूरी है, ये सवाल इसीलिए था क्योंकि लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है जिससे नेताओं को बचना चाहिए। चुनावी मंच पर 2019 नजदीक है, लेकिन गाली और अमर्यादित भाषा क्या 2019 में जीत दिलाएगी, ये भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जवाब तो देना होगा, मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर नजर।